नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। हमारा ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है और आज हमारे साथ हमारे मित्र गेस्ट गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। और आप जब भी खबर लाते हैं वो ऑफ बीट और बहुत धमाकेदार होती है और आज की भी खबर ऐसे ही धमाकेदार है। यूरोप ने रशिया के 105 बिलियन डॉलर के एसेट सीज किए थे और उसके बाद अब रशिया ने रिटेलिएशन में कुछ चीजें अनाउंस की हैं। यूरोपियन कॉर्पोरेट एसेट्स जो रशिया में है उनको वो कह रहा है कि वो नेशनलाइज कर देगा या फिर उनको दूसरी कंपनियों को सौंप देगा ताकि जो एसेट्स उनके सीज हुए हैं उसकी रिकवरी वो करेगा। ये सारा मामला जो है वो यूरोप के कन्फिस्केशन जो मैंने आपको बताया कि 210 बिलियन यूरो यानी कि करीब 245 से 286 बिलियन डॉलर यूरोपियन यूनियन ने फ्रोजन बैंक सेंट्रल बैंक एसेट्स को अपने यहाँ रखा हुआ है। हालांकि उससे वो कुछ पैसा यूक्रेन में भी दे रहे हैं। पहले उन्होंने 50 बिलियन डॉलर का एक लोन दिया और उसकी रिकवरी उस फ्रोजन एसेट्स के इंटरेस्ट अर्निंग से की। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है समझना कि जब एसेट्स फ्रोजन हैं तो वो इंटरेस्ट या प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है यूरोपियन यूनियन रशिया के एसेट्स को फ्रीज करके यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है और रशिया ने रिटेलिएशन में अब एक तगड़ा जवाब दिया है। गिरीश जोशी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये सारा मामला क्या है और अब इसमें हम प्रेजेंट में क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है इस समय ग्राउंड पर। जी धन्यवाद आत्मा जी। देखिए, रिटेलिएशन तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ये जब से इन्होंने 300 बिलियन डॉलर रशिया का एक सेंट्रल बैंक ने और सॉवरिन वेल्थ फंड ने उनका फ्रीज कर दिया टू से कि भाई आपने यूक्रेन पे अटैक गलती से कर दिया। नाउ दे वर नॉट द जजेस टू डिसाइड कि भाई क्या डिस्प्यूट हुआ, क्या हो रहा था। दैट इज बिटवीन द टू कंट्रीज। आप फ्रीज कब कर सकते हो? जब भी किसी कंट्री का पूरे वर्ल्ड पे खतरे जैसा कोई माहौल हो, जो क्रिएट करा था उन्होंने इराक पे, ईरान पे, वैसे ये बता के कि दे आर टेररिस्ट कंट्रीज। तो आपने रशिया से तो ऐसा कोई उसमें आपका बिहेवियर था ही नहीं, वो तो उनका इंटरनल बॉर्डर डिस्प्यूट था जिसपे वो वॉर हो रही थी। तो पहला रीजन ये था कि उसने ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट में रशिया ने ये डाल दिया था कि भाई दे हैव नो पावर्स टू सीज। उसके बाद देखिए, बहुत चुपके से रशिया ने एक प्रेसिडेंशियल डिक्री ऑर्डर पास किया था 416, दैट वाज ऑन 22 जुलाई 2024। उसमें ये क्लियर कट कर दिया गया था कि भाई रशिया हैज गॉट पावर टू रिटेलिएट अगर ये पैसा नहीं लौटाते हैं तो। वो उतना ही नहीं किया, फिर उसको इरिटेट करने के लिए मई 24 में ब्रसेल्स में एक यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होती है। वहां पे एक प्रपोजल दिया जाता है कि भाई इनके आप अकाउंट्स फ्रीज ही मत करो, इसमें से आप 50 बिलियन डॉलर्स आप यूक्रेन को दो अंडर द नेम ऑफ रीडेवलपमेंट। तो रीडेवलपमेंट में भी उसमें बाद में आप उसको सर्च करेंगे तो ब्लैक रॉक वगैरह वहां पहुंच गए थे, उन्होंने कौड़ियों के दाम पे जमीनें ले ली। तो ये एक बिजनेस प्रपोजल था ऐसा लगने से। जैसे इसको ऑर्डर एक्टिवेट कर दिया तो 2 दिन पहले रशिया ने बोल दिया कि जितनी भी अमेरिकन और यूरोपियन एसेट्स हैं दे आर नाउ नेशनलाइज। अब इसमें सबसे बड़ा झटका किसको आ रहा है? फर्स्ट इज द फॉक्सवैगन, जो 90 साल 1990 से वहां पे उसके 10,000 एम्प्लॉइज हैं और फॉक्सवैगन पूरा ईस्टर्न मार्केट वहीं से कैटर कर रहा था अपनी गाड़ियों की डिमांड वगैरह करके। तो वो नेशनलाइज हो गया। अब नेशनलाइज में उसको बंद नहीं कर दिया गया है, उसको उन्होंने नेशनलाइज करके प्रोडक्शन ऑन रखा है और जिसको भी सप्लाईज दे रहे हैं उसका कंडीशन है दे शुड पे इन रूबल नाउ। ये ब्रिक्स के अरेंजमेंट जो है, तो ऑलरेडी यूरो का तो बिल्कुल बट्ठा बैठ जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कंपनी था दैट वाज सीमेंस। सीमेंस वहां पे 117 साल से यूएसए सोवियत के टाइम से वहां पे वो कंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये सारा वो ये कर रहा था, तो उसको भी उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। और उससे बड़ा जो था वो शेल कंपनी था। शेल का तो पूरा ऑयल एंड गैस का सप्लाईज का जो पूरा नेटवर्क था वो ये लोग इसमें चला रहे थे, उसको इन्होंने बोल दिया कि भाई हम लोग इसको भी नेशनलाइज करते हैं। तो अब सप्लाई शुरू रहेंगे, लेकिन नाउ यू हैव टू गो इनटू विद द पेमेंट ऑफ रूबल, नहीं तो आपको माल नहीं मिलेगा। अब इसमें 24 घंटे में एक उसका कंट्री टूट पड़ा, दैट वाज हंगेरी। हंगरी ने बोल दिया हम लोग तो वोस्ट्रो अकाउंट खोल देंगे रूबल में, आप लोग हमको माल दो, जैसे हम लोग ब्रिक्स में कर रहे हैं। तो ये हो रहा है कि अभी जो कंजर्वेटिव्स है दे हैव रियलाइज कि ये गलत डिसीजन हो गया। आपने इसको ऐसे पेनलाइज नहीं किया। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि रशिया उसको रिटेलिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये 24 से इनका प्रोग्राम चल रहा था फ्रीजिंग का, लेकिन उनको लगा कि रशिया शायद डरा हुआ है, रशिया रिटेलिएट नहीं करेगा। अब इतना ही नहीं है कि सिर्फ ये 3 बड़ी कंपनियों को उन्होंने कब्जे में ले लिया।
अभी आप देखिए डॉन कंपनी जो है जिसका डेयरी प्रोडक्ट्स का मोनोपोली है, उसका भी ले लिया। स्पेन और इटली की जो कंपनीज हैं उनका भी जो पूरा प्रोडक्शन था, ब्रीवरेजेस का कंपनी है, एक ओशोन करके रिटेल आउटलेट का बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो भी रशिया ने अपने ताबे में ले लिया है, और दैट इज ऑलरेडी हैंडेड ओवर टू द लोकल कंपनीज टू रन द शो। और अभी कुछ ऐसे अनकन्फर्म मैसेज आ रहे थे कि इसमें से जो ये पूरा दे दिया जाएगा चाइनीज कंपनीज को, तो चाइना जैसे आउटसोर्सिंग में बहुत होशियार है, उसने आउटसोर्सिंग करके जो पैसा मिलेगा दैट रशिया सेज वी विल गिव इट टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स, ताकि उसका एक एसेट बिल्डिंग ज्यादा हो जाए। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट हो रहा है, ये वर्ल्ड के अंदर जियोपॉलिटिकल और ये जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है इसको बहुत जल्दी फर्क में लाएगा। और इसका रीजन क्या है कि ये होते ही आप देखिए मेनी कंट्रीज हैव नाउ स्टार्टेड एंटिसिपेटिंग। सबसे पहले चाइना, कि अगर ताइवान पे किसी रीजन से वो अटैक करता है तो उस पर सैंक्शन लगेंगे, उसके भी एसेट्स ब्लॉक हो जाएंगे। 2022 और 25 के बीच में कम से कम 450 450 बिलियन डॉलर ऐसे सबके इन्होंने फ्रीज करके रखे अंडर एंटिसिपेशन कि भाई कुछ हुआ तो। अब दोज कंट्रीज आर चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया, ब्राजील, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई। अभी जैसे आप देखिए कि डॉलर, सऊदी अरेबिया को ये डाउट था तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने जो डॉलर का अरेंजमेंट था वो तो 24 में उसने रिन्यू नहीं करा पेट्रो डॉलर का। तो नाउ ही इज ऑलरेडी सप्लाइंग टू रशिया एंड चाइना इनटू लोकल करेंसी, तो ये भी बड़ा प्रेशर आ गया। और ताजुब का फिगर्स आप देखिए कि इतना होने के बाद 2020 और 23 के बीच में देखिए तो ब्रिक्स ट्रेड का जो इम्बैलेंस और जो ये हुआ है, 2020 में ब्रिक्स का ट्रेड जो 10% था वो 23 में आते आते वो हो गया कम से कम 23.5%। और उसी के कंपैरिजन में G7 का जो ट्रेड था इसी पीरियड में वो 45.1% से घट के 28.9% पे आ गया है। ये आप देख लीजिए कि जो पूरा एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है कि लोकल करेंसी में, अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ब्रिक्स की करेंसी बनाई है। नाउ वी आर ट्रेडिंग इनटू विद वोस्ट्रो अकाउंट्स इनटू लोकल करेंसी, तो जिसके पास भी प्लस होगा। अब ये हो सकता है कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज में इंडिया को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रुपी इज आल्सो देयर इन द ब्रिक्स फॉर द एक्सचेंज वैल्यू। तो आप देखिए जो इनकी सिस्टम्स है उसमें इनका चाइना का जो CIPS है, रशिया का SPFS है, इंडिया का UPI है और ब्राजील का पिक्स है। और ब्राजील का पिक्स ने तो ऑलरेडी वर्किंग शुरू कर दिया है और ही इज गेटिंग रियल टाइम ट्रांसफर। अब इन्होंने बहुत होशियारी से पहले क्या किया है कि इन्होंने C2B का अरेंजमेंट करा, दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। अब बहुत जल्दी जैसे ही वो लोग B2B लॉन्च करेंगे और रियल टाइम पैसा ट्रांसफर होने लगेगा तो स्विफ्ट पे इतना बड़ा प्रेशर आएगा, जहां पे ऑलरेडी 71 से 51% पे ट्रांजैक्शंस आ गए हैं। तो दिस इज द होल सिनेरियो, जहां पे रशिया ने आज एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही जल्द पूरे वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लैंडस्केप चेंज करने जा रहा है। जी, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। आपने कहा कि रशिया ने रिटेलिएशन की है। ये रिटेलिएशन इसलिए हुई है क्योंकि रशिया के सेंट्रल बैंक ने बेल्जियम के यूरो क्लियर, जैसे कि आपने बताया स्विफ्ट और क्लियरिंग हाउसेस होते हैं, तो बेल्जियम का यूरो क्लियर है, उस पर $230 बिलियन का उन्होंने दावा ठोका था कि आपने हमारे पैसे को, हमारे एसेट्स को आपने फ्रीज किया है, जो कि इलीगल है। और उन्होंने उनको समय दिया 2022 से। ये फॉरेन ओन्ड कंपनीज का स्टेट मैनेजमेंट का उनका चल रहा था कि वो, उन्होंने कहा कि 2022 में उन्होंने कुछ कंपनियां की और 2024 आते आते जब यूक्रेन को $100 बिलियन का एक और लोन यूरोपियन यूनियन या यूरोप की कंट्रीज देती हैं, तो रशिया ये कहता है कि जब अगर आपको यूक्रेन वॉर कंटिन्यू ही रखनी है तो फिर मैं सारे ये एसेट्स को नेशनलाइज कर देता हूं या मैं उन कंपनीज को सौंप देता हूं जो उसका मैनेजमेंट देखेंगी। और उसके एडवांस में जो भी 150 पौने $200 बिलियन आएगा वो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की फाउंडेशन क्रिएट करेगा, जहां से हमने पहले भी प्रोग्राम किया है कि जो 10% उसकी वैल्यू जो होगी वो गोल्ड से आकी जाएगी और 90% उसकी वैल्यू जो, या 40 40-60 आपने बताया था, 40% गोल्ड से 40% गोल्ड, 60% ब्रिक करेंसी। हाँ, लोकल करेंसी। तो इस मामले में अगर, क्या यूरोपियन यूनियन को ये बात समझ में नहीं आई थी कि आप रशिया से पंगा ले रहे हैं, उनका पैसा फ्रीज कर रहे हैं और आप ही की कंपनियां रशिया में ऑपरेट कर रही हैं और आपके जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो गैसप्रोम बैंक से गैस भी ले रहे हैं, LNG की सप्लाई तो रुकी नहीं है और वाया यूक्रेन ही जा रही है। यूक्रेन रशिया से भी पैसा लेता है उन उस गैस पाइपलाइन को ऑपरेट करने के लिए। तो बिजनेस तो अपने तरीके से चल रहा था, तो क्या इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी? अब बचेंगे कैसे? अमेरिका या ट्रंप
का जो रोल है इस पूरे मामले में रशिया वर्सेस यूरोपियन यूनियन में, आग तो उन्हीं की लगाई हुई है, आग बुझेगी कैसे, जरा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। नहीं नहीं आदमी जी, वहां पे जो बिजनेस फ्रीनेस और डेमोक्रेसी है उसमें तो इट इज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के। आप देखिए सैंक्शन लगते ही जनरल मोटर्स के, फिर अपने रोल्स रॉयस वाले, ये सब वहां पे पहुंचे थे, ऑडी वाले डायरेक्ट जिनपिंग को मिलने, और उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर कंपनी के पास माल होगा तो आपको रेयर अर्थ मैग्नेट्स दिए जाएंगे, मेरे को कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उसने बहुत स्मार्ट मूव किया। अभी जैसे उसने यूरोपियन यूनियन में से हंगेरी को सेपरेट करवा दिया, हंगेरी ने बोला कि भाई मैं वोस्ट्रो अकाउंट खोल के तैयार हूं, तो उसने बोला ठीक है, फिर आपसे बिजनेस ट्रेड हो जाएगा, जैसे चल रहा था वैसे आपको मिलेगा। अब इसमें आप पूरा चेंजेस देखिए तो क्या रशिया और चाइना के बीच में लास्ट 3 साल के अंदर 99% ऑफ द ट्रेड इज टेकन प्लेस इन लोकल करेंसी। एससीओ के पूरे उसमें जो मेंबर्स हैं उसमें 97% है। इंट्रा ट्रेड अगर आप दूसरों का देखने जाओ तो 85% है। तो ये जो पूरा एक शिफ्ट हो गया है, दैट इज एविडेंट कि भाई लोकल करेंसी में ट्रेड हो रहा है, सबको बेनिफिट है। और ये 31 अक्टूबर 25 को जब मीटिंग हुई थी उसमें इन लोगों ने म्यूचुअली ब्रिक्स कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया था कि दे विल कम आउट विद एन करेंसी विच विद एक्सचेंज दैट विल बी कॉल्ड यूनिट। अब वो यूनिट का जो पैरामीटर है वो ये है कि एक यूनिट के अंदर 40% का गोल्ड सॉवरेन गारंटी होगा और 60% लोकल करेंसी होगी। दिस इज द रीजन कि सब कंट्रीज ने गोल्ड इकट्ठा करना चालू किया। अभी आप देखिए तो सऊदी और इंडिया, दे आर द पीपल हु हैव कलेक्टेड मैक्सिमम गोल्ड, क्योंकि वो 40% वाला बेस जब आपके पास होगा तो एनी कंट्री इन द वर्ल्ड कमिंग देयर, उसको मालूम है कि सबसे रिजर्व और सेफेस्ट अगर जिस पे कोई सैंक्शन नहीं लग सकता है, दैट इज गोल्ड बेस्ड करेंसी। तो जैसे ही ये लोग अभी गोल्ड बेस का इन्होंने ये यूनिट डिक्लेयर कर दिया है, तो काफी कंट्रीज को अब सेफ्टी लगने के बाद दे आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द ब्रिक्स। तो ट्रेड आपका होता चला जाएगा। अब इनको ये देखना पड़ेगा कि अगर चाइना, रशिया और अफ्रीका ब्रिक्स में जैसे ऑलरेडी वो मेंबर बन गए हैं, तो ऑलमोस्ट 55% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑन द वन साइड ऑफ द अर्थ नाउ। डेमोक्रेटिक डिविडेंड देखिए तो 140 करोड़ अफ्रीका के, 140 करोड़ हमारे, 140 करोड़ रशिया के, आपकी 60% पॉपुलेशन आ गई। आज की तारीख में भी प्रोडक्शन हब जैसे चाइना बड़ा बन गया, उसके बाद तो एशिया खंड का ही जो जीडीपी का रेशियो है दैट इज ऑलमोस्ट 45%। तो वर्ल्ड जीडीपी में 45%, 55% ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब न तो तुम बायर रहे, और ये लास्ट नेल इन द कॉफिन ये था कि इन्होंने जैसे ही सैंक्शंस लगाए और उन्होंने नेशनलाइज कर दिया कंपनियां, तो अब उनकी सोर्स ऑफ इनकम कम हो गई। अब वो इनकम कहां से लाएंगे? तो आप देखिए मल्टी डायमेंशनल हिट हो रहा है। अफ्रीका ने आपके रिसोर्सेज बंद कर दिए, आप जो अभी तक कमा के इतना ही साहूकार हो रहे थे वही दिक्कत हो गई। सूडान में भी कुछ कंट्रीज का बेनिफिट था, तो सूडान इज नाउ गॉन ऑन वॉर, वो आज नहीं तो कल उसका भी सेटलमेंट हो जाएगा कि भाई सब मिलके खाओ, तो वहां पर भी आके ये हो जाएगा। ताइवान और कंबोडिया में डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करी, लेकिन दे आर हार्ड डिसाइड ना कि भाई हम उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि चाइना का अगर बैकडोर कोई ऑफिस है तो दैट इज ताइवान एंड कंबोडिया, तो उसको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ऑफ द लेट यूरोपियन यूनियन को ही समझ में आ गया कि भाई ये तो हमको बोलता है आप युद्ध करो, सामान लड़ने का सामान मैं दूंगा और पैसे आप मेरे को दो, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और यूरोपियन यूनियन नाउ रियलाइज कि भाई ये तो हमको लड़वा के हथियार अपने बेच रहा है। और इजराइल अमेरिका का अभी जो नेक्सस था वो ऑलमोस्ट इज कमिंग ओपन। और इनको जो अंदाज नहीं था कि इकोनॉमिकली रशिया हिट बैक करेगा, रेयर अर्थ में चाइना हिट बैक करेगा और ईरान आपको वॉर में हिट बैक करेगा, तो अब जो आपका डोमिनेंस इतने सालों से, सदियों से जो रहा, दैट इज नाउ, वो पूरा इंप्रेशन खत्म हो रहा है। तो पीपल विल नाउ हैव टू स्टार्ट डिसाइड कि भाई आपको कहां जाना है। और जितनी सेफ्टी और सिक्योरिटी और सैंक्शंस का डर नहीं लग रहा है, इसलिए नाउ कंट्रीज आर ज्वाइनिंग द ब्रिक्स। और जैसे ही ब्रिक्स स्ट्रांग होता चला जाएगा तो आपका स्विफ्ट का दबदबा खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्विफ्ट से अभी ट्रांजैक्शन हो नहीं रहे। ये आपके जितने भी रशिया, इंडिया, ब्राजील के जो अरेंजमेंट्स हैं, दे आर नाउ सेल्फ सस्टेनिंग। हम भी यूपीआई में ट्रांजैक्शन रियल टाइम में करते हैं और सारे का सारा क्यूआर बेस्ड है, क्यूआर कोड बेस्ड है। तो ये जो सिस्टम पूरा एक वर्किंग में आ गया, पैसा जो आप दबा रहे थे उसके सामने आपकी कंपनियां सैंक्शन हो गई। अभी आपने $105 बिलियन तो रशिया का दबाया, उसने 120 बिलियन की आपकी प्रॉपर्टी सीज कर ली। अब वो उसको चांस है कि वो बेचेगा। अब आपको नौकरियां नहीं जानी है तो यू हैव टू डिसाइड कि हमारे जर्मनी के आदमी चाइना में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर आप वापस बुला लेते हो 10,000 को, तो वो वहां पे क्या करेंगे? तो नाउ दे आर कमिंग टू द क्लच और बहुत ही स्मार्टली मूव कर रहे हैं रशिया, चाइना। हम लोग तो शायद ओपनली कर रहे हैं कि नहीं, कुछ देयर आर नो एविडेंसेस टू दैट,
लेकिन अफ्रीका, चाइना, रशिया एंड ईरान टुगेदर नाउ हैव डिसाइडेड कि भाई इन लोगों का दबदबा खत्म करना है, और दिस इज द डायरेक्शन वेयर एवरीबॉडी इज मूविंग नाउ। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जब आप जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रूल बुक को ही स्क्रैप कर देंगे। आपने कहा पेरिस क्लाइमेट चेंज को आप नहीं मानते, डब्ल्यूटीओ की कंडीशंस आप नहीं मानते, वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस को नहीं मानते, तो आप फ्री फॉर ऑल दे रहे हैं। कल को मुझे तो ऐसा लग रहा है जो ट्रेडमार्क है या प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिसके आपने एक पूरा इंटरनेशनल बना रखा है, कल को ट्रेडमार्क भी नहीं रहेगा। हर आदमी जहां चाहेगा, जिसकी जो फैक्ट्री है, वो माल जो पहले सप्लायर था, इंटरिम सप्लायर था, वो मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। वो कहेगा जब सब फ्री फॉर ऑल है तो मैं क्यों किसी बंदिश में लाइसेंस की रहूं। तो ये भी एक सामने चीजें नजर आ रही हैं। आपने बताया एनर्जी फर्म्स लाइक यूनिपर, फॉर्च्यून, ये सब कंपनीज को वहां के टेकर्स रशिया के तो हैं ही हैं, क्योंकि रशिया के पास तो बड़े एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान है इसको कैपिटलाइज करना और उसको बेच के पैसा निकाल लेना। और जाहिर तौर पर जब आप यूक्रेन को फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इस वॉर को रुकवाने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और रशिया पर दबाव बनाना चाहते हैं कि रशिया रोके। रशिया तो कह रहा है कि हमने जो अधिकरण करना था जमीन का वो हमारी थी, हमारी आपस की बात है, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने पहले ही मना किया था कि यूक्रेन को नाटो में मत पार्टिसिपेट कराइए, उससे हमारे जो एथनिक और डोमेस्टिक जो हमारी डेमोग्राफी है वो डिस्ट्रॉय होगी। पर नाटो ने वही किया जो उसको करना था, और उसके बाद जो हुआ उसकी जिम्मेदार यूरोपियन यूनियन खुद है और अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिका इस सारी लड़ाई में यूरोपियन यूनियन के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा था। मेरा अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि भारत की पोजीशन अब बड़ी जो है एक तरीके से डामाडोल है। एक तरफ तो बीआरआई में हमने चाइना को ज्वाइन नहीं किया, दूसरी तरफ रशिया के व्लादिमीर पुतिन आते हैं इंडिया, उनको कहते हैं कि देखिए मैंने आइस कटर्स मशीन लगा के रास्ता खोल दिया है, आपको मैंने 8 घंटे 9 घंटे आपको कम टाइम लगेगा, 8-9 दिन से आपका टाइम सेव होगा, 3000-4000 नॉटिकल माइल आपके रिड्यूस कर दिए हैं, आपको जो सामान चाहिए जरूरत का, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मैं ट्रेड करने को तैयार हूं। उन्होंने ओपन मार्केट पॉलिसी दे दी इंडिया को कि आपको अगर $46 बिलियन का नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया है ट्रेड सरप्लस का, तो उतना मैं आपका पूरा कर दूंगा। पर भारत कहीं ना कहीं अभी भी इजराइल और यूएस के दबाव में है, चाहे वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो, चाहे वो अदानी के मामले को लेकर हो। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत मुश्किल है आज की डेट में चाइना और रशिया को यह बिलीव कराना कि वो अमेरिका के साथ नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो सार्क कंट्रीज के साथ अपने आप को भी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए मजबूत कर रहे हैं। ईरान रशिया चाइना का एक्सेस तो क्लियर हो गया, पर भारत जो हमेशा इन तीनों के साथ खड़ा होता था आज इनसे अलग थलग खड़ा है। कितना दोष आप मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन पॉलिसी का, और इससे निजात अब कैसे मिलेगी भारत को, इस पर जरा प्रकाश डालिए। नहीं, ये देखिए जैसे वो महाभारत में दिखा है, पुत्र मोह के अंदर पूरा एक राज खत्म हो गया, लेकिन वो माने नहीं। तो ये पोजीशन हमारी भी आ गई कि जब भी बीआरआई बन रहा था तो राइट फ्रॉम द ईस्ट आप देख लीजिए, मलेशिया से लेके आप यूरोपियन के मुहाने तक आपने रेलवे लाइन डाल दी। आपने चाइना ने सब कंट्रीज को अंडर बीआरआई बोल दिया कि भाई जो भी वहां से रेलवे लाइन निकलेगी वहां पे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एवरीबडी एग्री टू, और वो सक्सेसफुली चल रहा है। आज तो उसने चाइना से लेके ईरान तक के कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक उसने रेलवे लाइन चालू कर दी, रोज की 3 ट्रेन वहां पे आना जाना कर रही है। उसी के साथ उसने ग्वादर और चाबार पोर्ट को भी लिंक कर दिया। तो उसने अपना सबसे पहले ये काम किया कि उसने अपना सी पे डिपेंडेंसी खत्म कर दिया। अगर सी में जाएगा तो अमेरिकन नेवी उसको डिस्टर्ब करेगी, जिसमें अमेरिका का दबदबा है। ऊपर से रशिया से जो माल आता था उसको उसने पाइपलाइन से, गैस और फ्यूल का तो उसने पाइपलाइन डाल दिया, उसका भी डिपेंडेंस खत्म हो गया। फिर 50% वो एनर्जी पे आ गया, और वेरी शॉर्टली 120 वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना के वो चीप एंड प्योर पावर देना शुरू करेगा। तो ये होगा कि चाइना की जितनी एम्प्टी लैंड है वहां पर भी इंडस्ट्रीज जाना शुरू होगी, वहां डेवलपमेंट होगा। तो हम तो इस मुकाबले में रहे कि भाई एक बार समुद्र की जब गरज पड़ेगी तो इंडिया के पास सबसे बड़ी बॉर्डर है, तो हम लोगों को सबको हमसे रिश्ता रखना पड़ेगा। लेकिन द मेजर प्लेयर्स हैव नाउ स्टॉप्ड यूजिंग द सी। आपका ईस्ट नॉर्थ कॉरिडोर शुरू हो गया तो रशिया और यूरोप के बीच में तो ऊपर से धंधा होगा। बाकी जब कर रहे हैं वो पाइपलाइन से धंधा कर रहे हैं। तो आपका डिपेंडेंसी जब खत्म हो गया तो अभी आप करोगे क्या? लेकिन हमको ये था कि हमको मुंद्रा से हाइफा पोर्ट तक का हमको एक चैनल बनाना था कि भाई मुंद्रा से निकल के वो ग्वादर जाएगा, चाबार जाएगा, चाबार से वो जाएगा बाय रूट टर्की और सीरिया होके, क्योंकि हमारे से सब दोस्त हैं। तो ये जो आप बीआरआई को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे वही आपके खिलाफ गया।
लेकिन अभी भी चाइना आई थिंक इज स्टिल मेंटेनिंग द पीस वगैरह, क्योंकि हम लोग अपने लोकल डिस्टर्बेंस को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि हमको पता ही नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कितने पिछड़े हो गए। तो आई थिंक नाउ इट इज एन एक्शन टू रिएक्ट। अगर अब हम ब्रिक्स से अगर नाता तोड़ते हैं या ब्रिक्स के साथ नहीं जाते हैं, तो अमेरिका और जस्ट यू कैन सी इट रिटन ऑन द वॉल के आज से 10-15 साल के बाद एक बार स्विफ्ट और डॉलर का डोमिनेशन खत्म होते ही उनकी पोजीशन सारी कंट्रीज के इक्वल आके खड़ी हो जाएगी। तब आपके पास प्रायोरिटीज नहीं रही होंगी, क्योंकि अफ्रीका, चाइना, रशिया, ईरान विल गेट टुगेदर और उन्होंने अपने आप को बहुत ही समृद्ध बना लिया होगा। आई डोंट नो व्हाट इज देयर फॉरेन पॉलिसी, लेकिन अभी इतना खुल के भी अभी भी अमेरिका और इजराइल का फेवर करना ये शायद हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। बट गॉड अलोन नोज व्हाट आर देयर आइडियाज। जी बिल्कुल, और क्वाड में भारत की जो इम्पोर्टेंस है उसका खत्म होना जाहिर तौर पर ये दर्शा रहा है। और G7 कंट्रीज जिसमें आपके यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके, कनाडा, जापान एंड अदर्स, वो जिस तरीके से यूक्रेन को वित्त पोषित कर रहे हैं, तो भारत को एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप वॉर के खिलाफ हैं तो आपको दिखाना भी पड़ेगा कि आप वाकई वो काम कर रहे हैं जिससे वॉर रुके। आप वॉर तो रुकवा नहीं रहे हैं। जब मेडिकल स्टूडेंट्स को लाना था उस समय आपने वॉर रुकवा दी थी। आपने क्लेम किया था इनके अंधभक्तों ने कि पुतिन से कह के उन्होंने वॉर रुकवा दी और सारे मेडिकल स्टूडेंट्स वापस आ गए। तो अब मोदी जी जो कहते थे कि मैं विश्व गुरु हूं, तो विश्व गुरु होने का प्रमाण भी तो दें। जब तक वो प्रमाण नहीं देंगे तब तक तो हम लोग मानेंगे नहीं कि वो विश्व गुरु हैं। पर ये एक सीरियस मामला है और इसमें भारत को अपनी जगह खुद तलाश के, जो जमीन खो गई है उसको वापस तलाशने की जरूरत है। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और विश्व पटल में हम लोग वैसे ही बहुत पीछे हैं और पीछे चले जाएंगे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।